नमस्कार दोस्तों, श्री विजया क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले जो भी हिंदी से रिलेटेड जो भी वीडियो आपको उपलब्ध कराए गए उसमें आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको ये भी बताया गया था कि जो भी चीज़ें आपकी समझ में ना आई हों उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। और इसी के साथ जैसा कि बच्चों का मनोबल उठता गिरता रहता है, मनोबल बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, तो वो आपको बना के रखना है। मनोबल आपको बना के रखना है, मनोबल बढ़ा के रखना है। किसी भी प्रकार से कहीं भी आपको मनोबल अपना गिराना नहीं है। इसी के लिए कुछ चंद लाइनें आपको प्रस्तुत करना चाहता हूं कि भभकती हुई आग न सही, भभकती हुई आग न सही, तुम चिंगारी जलाए रखना। भभकती हुई आग न सही, तुम चिंगारी जलाए रखना। 15 घंटे न सही, 15 घंटे न सही, लेकिन 5 घंटे पढ़ाई जारी रखना। 5 घंटे पढ़ाई जारी रखना। ये संघर्ष के दिन है, ये संघर्ष के दिन है। यह बात दिल को बताए रखना, क्योंकि दिल थाम के रखना है, इधर उधर नहीं भटकना है। तो इसीलिए ये बात बताई गई कि ये संघर्ष के दिन है। ये बात दिल को बताए रखना। थोड़ा ही सही, थोड़ा ही सही, पर रोज पढ़ाई जारी रखना, पर रोज पढ़ाई जारी रखना। तो इसी के साथ आपको जो भी वीडियो प्रोवाइड हो रहे हैं उनको प्रत्येक दिन हमें लिखना है, पढ़ना है और उस पर पूर्ण रूप से अध्ययन करना है। तो इसी कड़ी में जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि शब्द विचार का एक परिचय दिया गया था। वीडियो में शब्द विचार का एक परिचय दिया गया था। उसी परिचय को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लेकर के आए हैं शब्द विचार का अगला बिंदु। शब्द विचार का अगला बिंदु है शब्द विचार के प्रमुख बिंदु। तो कि शब्द विचार में किन किन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए, ये बात आज आपको इस वीडियो में स्पष्ट की जाएगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप लोग पूरा नहीं देखेंगे टॉपिक आपकी समझ में नहीं आएगा। इसी के साथ आपसे एक निवेदन भी करना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक करें। लाइक करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं कि जिससे कोई भी वीडियो बने तो आपके पास तक आसानी से पहुंच सके। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले बिंदु पर। तो अगला बिंदु हमारे सामने है शब्द विचार के प्रमुख बिंदु। अब देखिए शब्द विचार में हम किन किन, जैसे उस दिन हमने बताया था ना कि शब्द विचार हिंदी व्याकरण का एक बड़ा बिंदु है, एक बड़ा टॉपिक है। इसके अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं को पढ़ना पड़ता है। तो वो सारी चीजें आज आपके समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। जैसे पहला बिंदु आपके सामने आता है कि शब्द की बात करें तो शब्द की उत्पत्ति के आधार पर शब्द, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द और विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द। ठीक है ना। तो पहला बिंदु है आपके सामने शब्द की उत्पत्ति। शब्द की उत्पत्ति कहां से होती है, तो उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर। चर्चा कर रहे हैं हम लोग जैसे तत्सम शब्द की। तो तत्सम शब्द कैसे शब्द होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों, संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों लिए गए होते हैं। वे सब कैसे तत्सम कहलाते हैं। तत् में उसके, ठीक है ना, सम में समान। ठीक है, किसके समान? संस्कृत के समान। तद्भव, भव में सोचा उत्पन्न, ठीक है ना। तो किससे? संस्कृत से उत्पन्न हुआ। जबकि ये सभी किसमें प्रयोग किए जाते हैं? हिंदी भाषा में। देशज, देशज शब्द कैसे होते हैं? जो सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं, या देश की भाषा, अपने देश की भाषा, किसी देश की भाषा जो भी होगी उस भाषा के जो शब्द होंगे वे क्या कहलाते हैं? देशज कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? देशज कहलाते हैं। विदेशज अर्थात दूसरे देश से आई हुई भाषा, दूसरे देश से आई हुई भाषा जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होती है। दूसरे देश से आई हुई भाषा
जो हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं। उसके बाद इसी में आपका आता है देशज और विदेशज को मिला करके, देशज और विदेशज को मिला करके एक शब्द बनता है। जैसे आप कहते हैं कि हम रेलगाड़ी से जा रहे हैं, तो एक शब्द आया उसमें रेलगाड़ी, क्या आया, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी एक शब्द आया। अब रेलगाड़ी दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है ना, दो भाषाओं से मिलकर के बना है, एक देशज और विदेशज, ठीक है ना। तो रेल शब्द कैसा है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, गाड़ी कैसा है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। संकर शब्द कैसे होते हैं, दो या दो से अधिक भाषाओं से मिलकर के बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। अब बात आती है शब्द की व्युत्पत्ति की, ठीक है ना। व्युत्पत्ति में जैसे हमने परिचय के समय आपको बताया था कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द कैसे होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, निश्चित होते हैं, जिनको तोड़ने के बाद अस्तित्व विहीन हो जाते हैं, उनका अस्तित्व नहीं रह जाता है, ठीक है। तो वह शब्द कैसे होते हैं, रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द कैसे होते हैं, जुड़े हुए, कैसे, जुड़े हुए या मिले हुए, ठीक है ना। जैसे एक बात हम कह सकते हैं कि जो संधि के शब्द होते हैं, क्या कह सकते हैं, संधि के जो शब्द होते हैं, क्योंकि संधि की एक परिभाषा आप पढ़ते हो कि सार्थक शब्दों के मेल को, ठीक है ना, सार्थक शब्दों के मेल को हम संधि कहते हैं। तो दो सार्थक शब्द, दो सार्थक शब्द जब एक साथ मिलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। अब बात आती है योग रूढ़ की, किसकी, योग रूढ़ की। तो योग रूढ़ क्या होता है, अब संधि तो आ गया। योग रूढ़ में दो ऐसे शब्द जो मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और वे अपना पुराना अर्थ छोड़ देते हैं। जो ऐसे शब्द जो नए शब्द का निर्माण करते हैं और वे अपना पुराना अर्थ छोड़ देते हैं, एक नए अर्थ ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, नया अर्थ ग्रहण करते हैं। यहां पर आपने देखा था जुड़ते तो हैं लेकिन वे अपना अस्तित्व बना के रखते हैं। तो नया अर्थ कब मिलता है, कहां पर मिलता है, अभी बहुत सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है, इसीलिए हमने बताया कि चैनल के साथ अगर आप बने रहेंगे तो आपको एक एक बिंदु का गहनतम अध्ययन देखने को मिलेगा। तो यहां पर नया अर्थ कहां देखने को मिलता है, बहुब्रीहि समास में। कहां पर मिलता है, बहुब्रीहि समास में। बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास क्या है, यहां पर देखते हैं कि दो शब्द मिलते तो हैं लेकिन वे एक नया अर्थ ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, एक नया अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गजानन, गजानन एक शब्द आता है, गज प्लस आनन, ठीक है ना। आनन मीन्स मुख, गज मीन्स हाथी, हाथी के मुख के समान, हाथी के मुख के समान, अर्थात आपको किसकी उपमा दी जाती है, गणेश की, गणेश भगवान की, ठीक है ना। तो गणेश का मुख कैसा है, हाथी के समान है। तो देखिए यहां पर ना तो हाथी की बात आई और ना ही हाथी की बात और ना ही मुख की बात किसकी आ गई, यहां पर बात आ गई गणेश की। तो जहां पर योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपना अर्थ छोड़ करके कोई नया अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, वे क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं, ठीक है ना। यौगिक शब्द कौन से होते हैं, संधि के शब्द, ठीक है ना। रूढ़ शब्द कैसे होते हैं, जो के त्यों लिखे जाते हैं, अर्थात उनको अगर तोड़ेंगे तो अस्तित्व विहीन हो जाते हैं। तो वे शब्द कैसे होते हैं, रूढ़ होते हैं। यौगिक शब्द संधि के होते हैं, योग रूढ़ बहुब्रीहि समास के होते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी आपको, ठीक है। ठीक, अगला आपका आता है शब्दों के अर्थ या अर्थ के आधार पर शब्द, इसको हम कह सकते हैं अर्थ के आधार पर शब्द।
क्या कह सकते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द। तो अर्थ के आधार पर शब्द को मुख्यतः दो भागों में बांट के अध्ययन करते हैं हम लोग। कौन कौन से, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक अर्थ शब्द कौन कौन से होते हैं, अर्थात जिन शब्दों के कोई ना कोई अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के कोई ना कोई अर्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं, सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है ना, सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाने वाले, सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाने वाले शब्द को क्या कहलाते हैं। ठीक है ना, जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि एक पर्यायवाची जो शब्द होते हैं वे कैसे होते हैं। पहली चीज तो सार्थक होते हैं, क्योंकि पर्याय मतलब अर्थ। ठीक है ना, किसी न किसी शब्द का ही पर्याय आपको बताया जाता है। तो पर्यायवाची जो होते हैं वे हमेशा कैसे होते हैं, सार्थक होते हैं। विलोम शब्द कैसे होते हैं, वो भी सार्थक ही होते हैं, क्योंकि अर्थों का ही अर्थ निकाल करके उल्टा अर्थ निकालते हो, उल्टा सीधा। ठीक है ना, तो वे जब उसके बाद भी वे कैसे होते हैं, सार्थक होते हैं। निरर्थक क्या होते हैं कि जब किसी सार्थक शब्दों के साथ किसी रुचिकर वाक्य को रुचिकर बनाने के लिए किसी निरर्थक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, जबकि उसका उस वाक्य में कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है ना, बात को समझाने के लिए या बात को रुचिकर बनाने के लिए इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके सामने एक बात आवे है कि जैसे मान लीजिए किसी दिन आप तो लोग तो बुला नहीं रहे हो, अचानक हम आपसे मिलने आ जाएं, क्या हो जाए, अचानक हम आपसे मिलने आ जाए, तो मैं आपके घर आ रहा हूं। ठीक है, कोई बात नहीं सर, आ जाइए। ठीक है ना, अब उसके आगे मैं ही कह रहा हूं कि चाय वाय पिलाओगे। ठीक है, मैंने कहा आपसे कि मैं आपके घर आ रहा हूं। ठीक है, चाय वाय पिलाओगे। अब देखिए, मैं ये भी तो कह सकता था ना, चाय पिलाओगे। अब वाय क्या है, चाय का एक पूरक भी हो सकता है कि चाय के साथ नमकीन भी, चाय के साथ ब्रेड भी, कुछ भी। ठीक है ना, तो वाय का मतलब यहां पर था नहीं, लेकिन यहां पर लगा दिया, थोड़ा सा रुचिकर हो गया बात को बताने में। ठीक है ना, तो वही बात निरर्थक की होती है। ठीक है, अगली बात आती है शब्द के विकार। मुख्य बिंदु है आपका, ये शब्द विचार का सबसे मुख्य बिंदु है, जहां पर हमें हिंदी बोलना, लिखना, प्रयोग करना, सारी चीजें हमको यहां पर सीखने को मिलती हैं। तो बात कर ले एक बार कि शब्द के विकार, या ये भी कह सकते हैं कि विकार के आधार पर शब्द, या ये भी कह सकते हैं कि विकार के आधार पर शब्द। विकार के आधार पर शब्द, विकार के आधार पर शब्द मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द कौन से होते हैं, इसको आप कह सकते हैं ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन किया जा सके, जिसमें बदलाव लाया जा सके। ठीक है ना, परिवर्तन, बदलाव, या दोषपूर्ण हो तो उसमें सुधार किया जाए। जैसे अभी एसएससी जीडी का एग्जाम आ रहा है, टॉपिक में आपको कहीं नहीं दिया गया होता है। ठीक है ना, लेकिन आपसे शुद्ध अशुद्ध शब्द की बात करता है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य की बात करता है। तो वाक्य में सही संज्ञा का प्रयोग हुआ है, सही विशेषण का प्रयोग हुआ है, सर्वनाम का उचित ढंग से प्रयोग हुआ है कि नहीं है, क्रिया कैसी होनी चाहिए, संज्ञा सर्वनाम के साथ क्रिया सही प्रयोग हुई है कि नहीं हुई है, तो वो सारी चीजें आपको यहां देखने को मिलती हैं।
तो बात करते हैं विकारी की। विकारी का मतलब होता है बदलाव या परिवर्तन, ठीक है ना, बदलाव या परिवर्तन के आधार पर। अर्थात अगर बात करें तो परिवर्तन किसमें किसमें संभव है? परिवर्तन संभव है आपकी संज्ञा में, परिवर्तन संभव है आपकी संज्ञा में, परिवर्तन संभव है आपका सर्वनाम में, परिवर्तन संभव है आपका विशेषण में, परिवर्तन संभव है आपकी क्रिया में। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार आपके कैसे होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। ये चार आपके कैसे होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। अविकारी, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग छोटे थे तो वहां पर एक पुस्तक में मिलता था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, ठीक है ना, ये शब्द के भेद बताए जाते थे। तो वहां पर अविकारी जो होता है वो अव्यय होता है, अव्यय। अब यहीं पर अगर शब्द के आधार पर इसको देखना चाहें तो अगर इसका विच्छेद करें, क्या करें? अव्यय का विच्छेद करें। अमित होता है अभाव। अब यहां पर विकारी पड़ा, विकारी मतलब बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। ये कह रहा है अविकारी, अमित होता है अभाव, बिना, ठीक है ना। ऐसे शब्द जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है या परिवर्तन संभव नहीं है, वे क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब वही बात अव्यय की करता है। अव्यय का मतलब व्यय मीन्स होता है खर्च, अव्यय बिना खर्च के। खर्च कब होगा? जब आप बदल दोगे। जैसे हम लोग बड़े प्रेम से जब विद्यालय जाते थे तो घर से हमको मान लीजिए 10 रुपए मिले, 10 रुपए मिलते थे ना, तो 10 रुपए बिना लिए तो जाते नहीं थे। अगर 10 रुपए मिल गया तो 10 रुपए का क्या खरीदते थे? आज क्या खरीदते हैं? कुरकुरे खरीद लेते हैं, चुरचुरे खरीद लेते हैं, ठीक है ना, समोसे खा लेते हैं। तो वो क्या हो गया? वो आपकी वैल्यू बदल गई। वैल्यू सेम है, वस्तु बदल गई, ठीक है ना। मुद्रा से वो वस्तु में हो गया, मुद्रा से वस्तु में बदल दिया गया, तो वो क्या है? बदल गया, ठीक है ना। उस 10 रुपए का 2 समोसे ले आए आप, लेकिन यहां पर ये क्या कह रहा है? अव्यय, अव्यय। खर्च नहीं होगा, बदलेगा नहीं। जब खर्च नहीं होगा तो बदलेगा नहीं। पैसा रखे हो, पैसे का पैसा ही रह जाएगा, तो वो क्या हुआ? वस्तु में बदला ही नहीं, तो अव्यय हो गया। अर्थात शब्द, ऐसे शब्द जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे सब शब्द कैसे कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। अब अविकारी शब्दों के भी 4 भेद आपको बताए गए हैं। अविकारी शब्दों के 4 भेद बताए गए हैं। अगर आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर ले, फिर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फटाक से नोट कर लीजिएगा। चलिए, आपने देखा यहां तक तो हो ही गया होगा। बात करें, जैसे हम लोग थोड़ी सी जगह कम दिख रही थी, तो अविकारी शब्द की अगर बात करें तो अविकारी शब्दों में अविकारी शब्द का पहला भेद आपने देखा क्या? क्रिया विशेषण। क्या देखा? क्रिया विशेषण, ठीक है, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या है? जैसे जब हम यहां पर क्रिया पढ़ लेते हैं, विकारी में क्रिया पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, तो वहीं पर क्रिया की जो विशेषता बतावे, क्रिया की जो विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। संबंध बोधक में संबंध बताने वाले शब्द, ठीक है ना, संबंध बोधक में संबंध बोधक संबंध बताएगा। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक,
समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय कैसे होते हैं? समुच्चय मतलब होता है इकट्ठा करना, समुच्चय, ठीक है ना, जोड़ना, जोड़ने वाले शब्द, ठीक है ना, और तथा, ठीक है ना, ये सब शब्द कैसे होते हैं? समुच्चय बोधक होते हैं, ठीक है। उसके बाद बताया विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि, विस्मयादि मतलब आश्चर्य, ठीक है ना। जैसे किसी वाक्य को या किसी की बात को सुन करके आश्चर्यचकित हो जाना, अचंभा हो जाना, वो कैसा कहलाता है? विस्मयादि बोधक कहलाता है। या फिर किसी को बुलाने के लिए, ठीक है ना, बुलाने के लिए शब्द जैसे होते हैं। अब जैसे बात आती है आज के समय में, जैसे देखो आदमी कब डरता है? जैसे आवाज आई अजी, एक आवाज आ जाए आपके सामने, अजी अजी अजी, सुनते हो? अजी सुनते हो, ठीक है ना। अरे ये कैसे हो गया? अरे ये कैसे हो गया? जैसे कोई घटना हो जाए या किसी को चोट पहुंची हो और आप उसको देखने पहुंच जाए, या अचानक आपसे मिल जाए, पट्टी बंधी हो, प्लास्टर लगा हो, तो आप क्या कहोगे? अरे ये कैसे हो गया? तो अरे अजी, ठीक है ना, आहा। न्यू ईयर पार्टी हुई होगी, न्यू ईयर पार्टी में जिसने पार्टी दी होगी, अब उसको थोड़ा प्रभावित करने के लिए आप कहोगे क्या? मजा आ गया है, मजा आ गया, ठीक है ना। तो आहा, आहा शब्द, ठीक है ना, आहा, मजा आ गया, ठीक है। तो आहा शब्द, अर्थात यहां पर सबसे सरल बात तो ये है, सबसे आसान बात तो ये है कि देखेंगे आप कि उन सब शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ होगा, ठीक है ना। जैसे अजी के बाद देखिए विस्मयादि बोधक, अरे के बाद विस्मयादि बोधक, आहा के बाद विस्मयादि बोधक, हे राम, हे राम रक्षा करो, हे राम रक्षा करो। तो ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे ना। तो ये सभी शब्द कैसे हैं? विस्मयादि बोधक हैं। ये सभी शब्द कैसे हैं? विस्मयादि बोधक है। तो ये देखिए, ये आपने देखा कि शब्द विचार के प्रमुख बिंदु थे और उस पर हम लोगों ने अच्छे ढंग से चर्चा करी है। आज जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु लेकर के आए हैं आपके सामने, वो है क्या? संज्ञा का, ठीक है ना। इसी के साथ सबसे पहली बात हम लोग पढ़ेंगे विकारी शब्दों के विषय में, और विकारी शब्दों में सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है ना, बिंदु कौन सा है? संज्ञा। संज्ञा से प्रारंभ करेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय, ठीक है ना। अब अव्यय में अभिकारी को पढ़ेंगे, अभिकारी में हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। एक एक बिंदु को, एक एक टॉपिक को हम लोग इतने अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। बस केवल आपका काम केवल इतना है कि जब भी आप वीडियो को ओपन करें तो पूरा वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि पिछले वीडियो में हमने क्या बताया। जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया शब्द विचार का एक सामान्य परिचय दिया गया था, शब्द विचार का एक सामान्य परिचय दिया गया था। आज शब्द विचार पर आधारित प्रमुख बिंदु पर चर्चा की गई कि कौन कौन से बिंदु आते हैं और किन बिंदुओं के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने होते हैं, ठीक है ना, उनका प्रभाव क्या होता है भाषा या व्याकरण में, ठीक है। अब वही बात लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं। तो आगे चलेंगे तो पहला बिंदु हम लोगों के सामने आएगा क्या? विकारी शब्द। अब हम लोग बात करेंगे किस पर? विकारी शब्द पर। किस पर बात करेंगे? विकारी शब्द पर। तो आपने देखा होगा कि विकारी शब्दों को कितने भागों में बांटा गया था? विकारी शब्दों को कितने भागों में बांटा गया? 4। कौन कौन से? पहला शब्द आया था क्या? संज्ञा,
दूसरा आया था सर्वनाम, तीसरा आया था विशेषण, ठीक है ना। उसके बाद क्रिया। थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए इस पर। तो चर्चा करने के लिए संज्ञा, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया क्या है, ठीक है ना। और इसमें परिवर्तन का प्रभाव भी होता है, ठीक है ना। विकारी शब्दों का प्रभाव पर किसका प्रभाव पड़ता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विकारी शब्दों पर किसका प्रभाव पड़ता है। तो साइड में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। किसका प्रभाव पड़ता है, पहला प्रभाव पड़ता है लिंग का, दूसरा वचन का, तीसरा काल का, चौथा कारक का। ठीक है ना। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, विकारक तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विकारक तत्व। अब विकारक तत्वों की संख्या की अगर बात की जाए, विकारक तत्वों की अगर संख्या की बात की जाए तो विकारक तत्वों की संख्या कितनी होती है, 4। कौन कौन सी होती है, लिंग होते हैं, वचन होते हैं, काल होते हैं और कारक होते हैं। लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर हम विकारी शब्दों पर प्रभाव डाल देते हैं। प्रभाव डालने का मतलब अभी आपको पता लग जाएगा कि जैसे लिंग का प्रभाव कैसा होता है, जिसे हम कह सकते हैं परिवर्तन की इकाई भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, परिवर्तन की इकाई। परिवर्तन की इकाई कौन कौन सी है, या विकारक तत्व कौन से हैं, या कारक कौन से हैं। परिवर्तन की इकाई या कारक भी कह सकते हैं इनको, या विकारक तत्व भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि कौन कौन से हैं। तो पहला हमारे सामने क्या है, लिंग। लिंग का प्रभाव डाल करके शब्दों में परिवर्तन किया जा सकता है। वचन का प्रभाव डाल करके शब्दों में परिवर्तन किया जा सकता है। काल का प्रभाव डाल करके शब्दों में परिवर्तन किया जाता है। काल में समय, ठीक है ना। उसके बाद आता है कारक। अब लिंग में जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है ना। जैसे छात्र की बात आवे, छात्र की बात आवे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, छात्र, छात्र क्या है, छात्र एक संज्ञा है। छात्र क्या है, संज्ञा है, ठीक है ना। अब इसका प्रभाव डालेंगे वही संज्ञा शब्द, ठीक है ना। अब यहीं पर कर दे छात्रा, ठीक है ना। छात्रा ये क्या है, ये हमारा पुल्लिंग है, ये क्या है, स्त्रीलिंग। डाल दिया प्रभाव। बात क्या है, ये दोनों कैसी हैं, संज्ञा ही तो है, संज्ञा ही तो है, लेकिन लिंग का प्रभाव आने से उनके अस्तित्व में परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। अगली बात आती है क्या, बालक। बालक का जब प्रभाव डालेंगे तो क्या हो जाएगा, बालिका, ठीक है ना। लड़का आया, लड़की, ठीक है। तो लिंग का प्रभाव इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा संज्ञा के रूप में। बालक भी संज्ञा है, बालिका भी संज्ञा है, लड़का भी संज्ञा है, लड़की भी संज्ञा है, ठीक है। वचन की बात करें, ठीक है ना, लड़का आ रहा है, ठीक है। अब लड़का आ रहा है, लड़का मतलब क्या हो गया, एक वचन है, ठीक है ना। एक बच्चे के बारे में बात की जा रही है, लड़के आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं, लड़का आ रहा है, लड़के आ रहे हैं। अब देखिए लड़का आपका एक वचन, लड़के क्या हो गया, बहुवचन। तो वचन का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा,
वचन का प्रभाव पड़ गया किस पर? लड़का भी संज्ञा है और लड़के भी संज्ञा है। ठीक है ना। काल की बात करें, अगर काल की बात करें, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, ठीक है ना, जा रहा हूं, ठीक है ना, रहा हूं, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। अब जाऊंगा ये भविष्य की बात कर रहा है, ठीक है ना, और वो जा रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है ना, वर्तमान की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब कारक की बात करें, कारक की अगर बात करें तो कारक क्या कहता है? ठीक है ना, कारक कितने होते हैं, हिंदी भाषा में कारकों की संख्या कितनी होती है? तो ये सारी चीजें जब हम लोग अलग अलग से एक एक बिंदु पढ़ेंगे तो उस समय हम लोग इसको देखेंगे कि कारक के भेद कितने होते हैं, ठीक है ना, कारक का प्रभाव कहाँ कहाँ होता है, कौन से कारक चिन्ह है, ठीक है ना। जैसे आप लोग हिंदी भाषा में पढ़ते हैं तो 8 कारक पढ़ते हैं, ठीक है ना, कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन, ठीक है। तो ये आपके कारक हो गए। अब कह रहा है कि वो कारक किसके आधार पर? तो एक बात आप लोगों ने पढ़ी होगी, चिन्ह पढ़ते हैं ना, चिन्ह। तो चिन्ह के साथ साथ थोड़ा सा लेवल बढ़ाइए, चिन्ह को ही हम क्या कहते हैं? कारक में परसर्ग कहा जाता है, चिन्ह को ही परसर्ग कहा जाता है, ठीक है, चिन्ह को परसर्ग कहा जाता है। तो परसर्ग लोप वाक्य आपको देखने को मिलते हैं, परसर्ग सहित वाक्य, परसर्ग रहित वाक्य। तो अर्थात जहां पर चिन्हों का प्रयोग होता है वहां पर भी कारक का प्रयोग हुआ है। जहां पर कहीं कहीं आपने देखा होगा कि कारक का प्रभाव तो दिखता है लेकिन परसर्ग नहीं दिखते, अर्थात चिन्ह नहीं दिखते। तो वही बात यहां पर वो कह रहा है कि कारक की अगर बात करेगा तो जैसे कर्ता और कर्म की बात कर ले, कर्ता कारक और कर्म कारक, ठीक है ना। जैसे वो कह रहा है राम ने श्याम से श्याम को, राम ने श्याम को पुस्तक दी, ठीक है ना, या दिया। अब वहीं पर ये कह रहा है कि श्याम ने राम को पुस्तक दी। पहले क्या कह रहा था? राम ने श्याम को पुस्तक दिया, और दोबारा क्या कहा? श्याम ने राम को पुस्तक दी। अब देखिए यहां पर पुस्तक देने का कार्य किसने किया था? राम ने किया। तो राम कौन हो जाएगा? राम हो जाएगा हमारा कर्ता। राम कौन हो जाएगा? राम हो जाएगा हमारा कर्ता। तो ये क्यों हो गया? ये हो गया कर्ता। श्याम को दिया तो जिसको जो वस्तु प्रदान की जाती है, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा? कर्म, ठीक है ना। अब यहां पर श्याम कर्म था, राम कर्ता। यहां पर क्या हो गया? श्याम ने दिया राम को, ठीक है ना, तो वापस भी करने आया हो मान लीजिए, ठीक है। तो श्याम ने क्या किया? श्याम कौन हो गया? श्याम यहां पर हो गया कर्ता, ठीक है, और राम कौन हो गया? कर्म। बात समझ में आ गई? तो श्याम यहां पर कर्ता, यहां पर राम कर्म, यहां पर राम कर्ता, यहां पर श्याम कर्म, ठीक है ना। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, संबोधन, अधिकरण, इन सब के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये 4 हमारी क्या थी? परिवर्तन की इकाइयां थी। तो इनके आधार पर हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? विकारी शब्द कहा जाता है। इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं अगली बात पर कि किसमें परिवर्तन करेंगे। जैसे हमने बताया संज्ञा में परिवर्तन, सर्वनाम में परिवर्तन, विशेषण में परिवर्तन और क्रिया में परिवर्तन, ठीक है। तो हम लोग पहला बिंदु उठाते हैं संज्ञा। तो संज्ञा का परिचय करेंगे।
संज्ञा के विषय में जानेंगे, संज्ञा होती क्या है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अगला बिंदु हम लोगों के सामने आएगा संज्ञा। चलिए, अगला बिंदु हम लोगों का है संज्ञा। अब बात करें संज्ञा की, तो संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। तो संज्ञा किसे कहते हैं, पहली बात तो हम लोगों को यह जाननी है कि संज्ञा कैसी होती है। जैसे सामान्य परिभाषा जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। भाव को भी संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी भाव, ठीक है ना, किसी व्यक्ति के नाम को हम क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। अर्थात ये नाम है। एक बात तो ये निकल के आई कि संज्ञा है तो क्या होगा, नाम। संज्ञा है तो नाम होगा। अब बात अगर करें व्यक्ति की, आपने कहा कि किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान, ठीक है ना, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, व्यक्ति का तो नाम होता है, नाम होगा, वस्तु का भी नाम होता है, स्थान का नाम होता है, ठीक है ना। अब भाव की अगर बात करें तो भाव तो अंतर्मन में होता है ना, उसको व्यक्ति ही जान पाता है कि उसके अंतर्मन में क्या चल रहा है। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे तो अलग अलग तरीके की भावनाएं आपकी हमारे प्रति आ रही होंगी, तो वो क्या है, वो भाव है, ठीक है ना। वो भाव है कि सर का चैनल आगे बढ़ाया जाए, ठीक है ना, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए जो भी जानकारी आपको मिल रही है। क्योंकि भाई 10 पुस्तकें आप पढ़ते हो तो कहीं इतनी जानकारी आपको मिल पाएगी, वो भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएंगी। तो अगर एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारी जानकारी चाहिए तो आपको ये वीडियो तो पूरा देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो बात आई है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्ति है तो व्यक्ति तो दिखेगा ना, व्यक्ति तो दिखेगा। किसी वस्तु का नाम अगर आप बता रहे हो तो वो वस्तु कैसी होगी, दिखेगी। स्थान का नाम बता रहे हैं, जैसे आपने बताया कि आगरा बताया, तो जो व्यक्ति आगरा गया होगा तो उसके दिमाग में आगरा का ताजमहल, ठीक है ना, अकबर का किला, वो वहां पर उपस्थित सारी चीजें, ठीक है ना, जमुना जी की जलधाराएं, तो वो सभी चीजें आपको दिखने लगेंगी, जहन में आपके चलने लगेंगी। अर्थात मस्तिष्क में एक चित्र चित्रित हो जाएगा, मस्तिष्क में एक चित्र चित्रित हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, ठीक है ना, वो संज्ञा हो जाएगी। अब भाव भी आया, अंतर्मन में कोई भाव उत्पन्न होगा, किसी व्यक्ति के विषय में अगर आप कोई बात बताई जा रही है तो आपके जहन में वो सारी चीजें चलने लगती हैं। अब वो चलने लगी, भावनात्मक रूप से चलने लगेंगी, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे हमने कहा कि देखने की, ठीक है ना, दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो यहीं पर बात आती है, ठीक है ना। अगर अब देखिए
अब थोड़ा सा किताबी ज्ञान से हट करके आपको चलना है। आपको क्या करना है? थोड़ा सा किताबी ज्ञान से हट करके चलना है। हमने आपको क्या कहा था कि आपको एक एक बात समझा करके ही मानेंगे, समय जो भी लगेगा, ठीक है ना। अब जैसे बात आई, हमने कहा कि वस्तु दिखेगी, वस्तु देखे होंगे या देखेंगे तभी तो जान पाएंगे उसके विषय में। तो संज्ञा की अगर बात करें, तो संज्ञा की अगर बात करें तो संज्ञा के मुख्य दो रूप आप प्रदर्शित कर सकते हो। संज्ञा के मुख्यतः दो रूप प्रदर्शित कर सकते हो। एक आप प्रदर्शित कर सकते हो यथार्थवाचक, कैसा? यथार्थवाचक। दूसरा आप प्रदर्शित कर सकते हो भाववाचक। बात समझ में आई? अब देखिए, हमने एक बात बताई थी आपको कि भाववाचक संज्ञाएं हमको दिखती नहीं है, ठीक है ना, वो अंतर्मन में होती हैं। वो बात अभी आपके समक्ष आपको दिखने भी लगेगी, ठीक है ना, कि मैंने सही बात बताई थी या नहीं बताई थी। तो वो चीजें आपको सब दिखेंगी। अब यथार्थवाचक होगी, अगर बात यथार्थवाचक होगी तो कैसी होगी? अब यहीं पर आपको ध्यान देना है कि यथार्थवाचक होगी तो दिखेगी, तो वह कैसी हो सकती है? दृश्यवाचक भी हो सकती है, ठीक है ना। अब भाववाचक है, आपके अंतर्मन में है, हमारे मन में तो नहीं है, आपके मन में है, अंतर्मन में है, दिख नहीं रही है, तो भाववाचक कैसी हो जाएगी? अदृश्यवाचक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? अदृश्यवाचक हो जाएगी, ठीक है ना। तो यथार्थवाचक संज्ञाएं कैसी होती हैं? दृश्यवाचक होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं कैसी होती हैं? अदृश्यवाचक होती हैं, ठीक है ना। अब अगर बात करें कि अगर यथार्थ होगी, दिखेगी, तो इसका मतलब वो कैसी होगी? वो कैसी होगी? वो वास्तविक होगी। वो कैसी होगी? वास्तविक होगी। कैसी होगी? वास्तविक होगी, ठीक है ना। अब भाववाचक होगी तो ये कैसी होगी? अवास्तविक होगी। क्योंकि यहीं से भी एक क्वेश्चन आपके सामने हम रखेंगे। पहले क्वेश्चन रखते तो आप कहते हो पटांगा क्वेश्चन लेके चले आते हैं, ठीक है ना, गलत गलत क्वेश्चन लेके चले आते हैं। इसीलिए मैंने पहले उसका स्पष्टीकरण दिया है, पहले उसको स्पष्ट किया है, तब आप बताइएगा क्वेश्चन सही है कि या गलत है, ठीक है ना। क्वेश्चन सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है आयोग, ठीक है ना। अब दूसरी बात अगर करें तो यथार्थवाचक जो संज्ञाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? मूर्त होती हैं, ठीक है ना। मूर्त संज्ञाएं वह होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है ना। छू सकते हैं, देख सकते हैं, वे कैसी होंगी? मूर्त होंगी, ठीक है ना। जिसको अगर छू देख नहीं सकते हैं वो कैसी होंगी? अमूर्त होंगी, ठीक है। वे कैसी होंगी? अमूर्त होंगी। अब बात हो गई मूर्त है, अमूर्त है, ठीक है ना। अब बात करें कि ये सब संज्ञाएं कैसी होंगी? यथार्थवाचक होंगी, दृश्यवाचक होंगी, वास्तविक होंगी और मूर्त होंगी। तो ये सभी कैसी होती हैं? जैसे संज्ञा के भेद की अगर आप लोग बात करते हैं तो संज्ञा के भेद की बात करते हैं तो कैसा क्या कहते हैं? जातिवाचक, भाव और भाववाचक, ठीक है ना, पदार्थवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक, व्यक्तिवाचक, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें होती हैं। अब यहां पर बात करें यथार्थवाचक, अब अगर जानकारी की बात करें कि कैसे हम जानेंगे कि ये संज्ञाएं यथार्थवाचक हैं कि नहीं है, ठीक है ना, तो उसको जानने के लिए हमें एक लाइन समझना पड़ेगा कि वह संज्ञाएं, ठीक है ना, जैसे भी हमने बात बताई थी कि जिनका नाम सुनते ही, जिनका नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क में उसका चित्र
चित्रित हो जाए। ठीक है ना, वे सभी संज्ञाएं क्या कहलाती हैं? ये सभी कहलाती हैं। यथार्थवाचक कहलाएंगी, दृश्यवाचक कहलाएंगी, वास्तविक कहलाएंगी और मूर्त कहलाएंगी। ठीक है ना। अब जैसे अभी हमने बताया था ना कि आगरा का नाम सुनिए। ठीक है ना। अच्छा, जो भी बच्चा विजिट किया होगा, ठीक है ना, जो भी बच्चा विजया क्लासेस में विजिट किया होगा, अब उससे अगर कभी भी आप विजया क्लासेस के विषय में पूछोगे, जो बच्चा मुझसे मिला होगा उससे मेरे विषय में आप पूछोगे, तो वो क्या करेगा? वो तुरंत उसके दिमाग में एक चित्र चित्रित हो जाएगा कि विजया क्लासेस के राजेंद्र सर कैसे हैं। ठीक है ना। हमारे उससे जो वार्तालाप हुई होगी वो सारी बातें उसके जहन में गूंजने लगती हैं। तो वही बात वो बताना चाह रहा है कि जिसका नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क में उसका चित्रित हो जाए, तो वे सभी संज्ञाएं क्या कहलाती हैं? यथार्थवाचक कहलाती हैं, दृश्यवाचक कहलाती हैं, वास्तविक कहलाती हैं, मूर्त कहलाती हैं। ठीक है ना। अब वो उनकी उससे उल्टी जो चीजें होंगी, क्या? भाववाचक, अदृश्यवाचक, ठीक है ना, अवास्तविक और अमूर्त। ठीक है। जिससे हम कभी मिले नहीं होंगे, जिसको कभी देखे नहीं होंगे, जिससे कोई वार्तालाप नहीं हुई होगी, वह सभी कैसी होती हैं? अवास्तविक होती हैं। ठीक है ना, अमूर्त होती हैं। ठीक है ना, भाववाचक होती हैं, अदृश्य होती हैं। बात समझ में आ गई? इतनी बात आपको समझ में रखना। अब बात करें तो बात आएगी कि संज्ञा के मूल रूप कितने होते हैं? ठीक है ना, यथार्थवाचक और भाववाचक। अब यथार्थ और भाव ही तो नहीं होता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि भाई व्यक्ति का नाम आएगा, ठीक है ना, व्यक्ति का नाम आया तो क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जाति का नाम आएगा, जातिवाचक संज्ञाएं हो जाएंगी। ठीक है ना। अब उसी जातिवाचक संज्ञाओं में आपने देखा होगा कि पदार्थवाचक और समूहवाचक या समुदायवाचक भी आती हैं। तो जैसे संज्ञा की अगर भेद की बात करें, तो संज्ञा के, इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो आगे चलते हैं हम लोग। संज्ञा के अगर भेद की बात करें तो संज्ञा के मुख्यतः आपको कितने भेद अब देखने को मिल रहे हैं? जैसे हमने कहा कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये मूल रूप से तीन संज्ञाएं हमें देखने को मिलती हैं। मूल रूप से हमें तीन संज्ञाएं देखने को मिलती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जैसे सामान्यतः आपको पुस्तकों में देखने को ये मिलता है, कि संज्ञा के 5 भेद आपको बताए जाते हैं। तो 5 भेद जो बताए जाते हैं वो कहां से आते हैं? जो जातिवाचक आपकी संज्ञा है, जैसे अभी हमने 3 भेद ही बताए, तो मूल भेद आपके कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। ठीक है ना, मूल भेद आपके कितने होते हैं? 3 ही होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है ना। अब वो 5 कहां से आ जाते हैं? ठीक है ना, 5 कहां से आ जाते हैं? 5 ये जातिवाचक के 2 उपभेद भी बताए गए हैं। जातिवाचक के 2 उपभेद भी बताए गए हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक, जिसे आप क्या कह सकते हो? पदार्थवाचक। द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। दूसरा आता है
समूहवाचक, समूहवाचक या समुदायवाचक। ठीक है, अब तो 5 हो गए ना, आपकी भी बात रह गई। ठीक है, तो 5 ये हो गए। अब ये बात अगर करें, अब आपसे संख्या पूछेगा, जैसे आपने देखा होगा कि किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठते हो तो वहां से भेद की बात पूछता है, किसके कितने भेद होते हैं, भेद से 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। तो वो बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, अब जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा था यथार्थवाचक। ठीक है ना, अब बात करें तो यथार्थवाचक और भाववाचक 2 ही पढ़े थे हमने, मूल रूप से 2 ही पढ़े थे। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये सभी कैसे होते हैं, ये सभी कैसे होते हैं, ये सभी इतने, ये सभी कैसे होंगे, ये सभी यथार्थवाचक होते हैं, ये सभी यथार्थवाचक होते हैं। अब ये भाववाचक है ही है। ठीक है ना, अगला आपका भाववाचक हो ही जाता है। अगर यथार्थवाचक है तो वास्तविक होगा, कोई पदार्थ है, कोई वस्तु है, भैया ऊपर आपने लिखा ही है, व्यक्ति है तो व्यक्तिवाचक, वस्तु है तो जातिवाचक, भाई वस्तु है तो द्रव्य है, द्रव्य है पदार्थ भी होगा। ठीक है ना, स्थान है, ठीक है ना, स्थान भी व्यक्तिवाचक। ठीक है ना, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, ठीक है ना, के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो ये यथार्थवाचक होगा, मूर्त होगा, ठीक है ना, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, मूर्त होगा, यथार्थ होगा। ठीक है ना, और ये कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे, अमूर्त होंगे, अवास्तविक होंगे, अमूर्त होंगे। ठीक है ना, और भाववाचक तो ही है। ठीक है, तो ये बात अगर संख्या की करें तो इतनी संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन में आपको मिले कि संज्ञा के मुख्य भेद कितने होते हैं, संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं, तो मुख्य भेद की अगर बात करेगा तो वो कौन कौन से होते हैं, ये 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो आगे चले हम लोग। ठीक है ना, अभी बात हुई थी कि यदि मस्तिष्क में कोई चित्र चित्रित होता है, यदि मस्तिष्क में कोई चित्र चित्रित होता है तो वे कैसी होती हैं। ठीक है ना, अब चर्चा अगर कर ले कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं। ठीक है ना, लिखा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं वही संज्ञाएं होती हैं जिनके निश्चित नाम होते हैं। ठीक है ना, किसी वस्तु का कोई निश्चित नाम हो, किसी स्थान का कोई नाम हो। ठीक है ना, तो वह कैसी होती हैं, व्यक्तिवाचक होती हैं। ठीक है ना, वस्तु और व्यक्ति, वस्तु और व्यक्ति का अगर नाम बताया गया, जैसे हमने बताया कि आगरा, आगरा, राम, मोहन, निशा। ठीक है ना, रमेश, ये क्या है, ये नाम है, व्यक्ति का नाम है। आगरा क्या है, वस्तु, स्थान का नाम है। तो ये कैसे हो जाएंगे, ये सभी व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। ठीक है ना, अगर किसी वस्तु एवं स्थान के समूह की बात करेंगे, ठीक है ना, जाति की बात करें, समूह की बात करें, ठीक है ना, वर्ग की बात करें, तो वे सब कैसे हो जाएंगे, जातिवाचक हो जाते हैं। ठीक है ना, इनके अलावा अगर किसी की बात करेंगे तो वे कैसे हो जाते हैं, भाववाचक हो जाते हैं। ठीक है ना, अंतर्मन की बात करें, कहें कि आम, आम एक फल है आपका आम। ठीक है ना, आम, तो आम की अगर बात करें तो आम बहुत ही रसीला है, या आम में
मिठास भरी है। ठीक है ना, तो मीठा होना, ठीक है ना, मीठा और मिठास, मिठास कैसी है, भाववाचक संज्ञा है। रस, रस क्या है, संज्ञा है। रसीला क्या है, कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। आम क्या है, आम तो आपकी संज्ञा ही है। ठीक है ना, तो मिठास और रसीला, ठीक है ना, ये सब कैसी है, भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हो जाती हैं। ठीक है ना। अब जैसे व्यक्तिवाचक की अगर बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कैसी होती हैं, अगर दृश्य होते हैं, ठीक है ना, तो दृश्य होते हैं, पहली चीज तो दृश्य होते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन पर चर्चा कर ले हम लोग कि दृश्य होंगे तो वे हमेशा कैसे होते हैं, एक वचन में होते हैं। ठीक है ना, जैसे आगरा की अगर बात की गई, आगरा की अगर बात की गई तो आगरा कैसी है, आगरा एक स्थान है, एक स्थान है ना, एक प्रदेश में एक जनपद का नाम ही आगरा हो सकता है, दो आगरा नहीं हो सकते, तीन आगरा नहीं हो सकते हैं। इसलिए स्थान का नाम हमेशा कैसा होगा, व्यक्तिवाचक होगा, और व्यक्तिवाचक होगा तो सदैव एक वचन में होगा। ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है ना, व्यक्तिवाचक होगा तो सदैव एक वचन में होगा। ठीक है ना, तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में होती हैं। तो कुछ लाइनें हम लोग लिख लेंगे। ठीक है ना, कि संज्ञा से संबंधित, संज्ञा से संबंधित कुछ मुख्य बातें। अगर एग्जाम में जहां तक हम लोगों ने पढ़ा है वहां से अगर कोई क्वेश्चन छूटता है तो वो जो तीन चार बातें हम बताने जा रहे हैं इससे आपके क्वेश्चन उठते हैं। किसी भी लेवल पर आप अगर दे लें क्वेश्चन, देख ले, उठा ले, प्रीवियस ईयर उठा ले, या जो भी ट्रेंड में क्वेश्चंस चल रहे हैं, जो भी टॉपिक आपको बताया जाता है वो ट्रेंडिंग टॉपिक ही बताया जा रहा है। ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन ट्रेंड में चल रहे हैं उसी पर आधारित आपको एक्सप्लेनेशन पूरा किया जा रहा है। ठीक है ना, तो पहली बात आपके सामने आती है, ठीक है ना, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का निश्चित नाम, का निश्चित नाम, नाम, नाम व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। बात समझ में आ गई कि किसी व्यक्ति का अगर नाम लिया जाए, किसी वस्तु का अगर नाम लिया जाए, किसी स्थान का नाम लिया जाएगा और निश्चित हो, वो निश्चित हो तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा ही कहलाती है। वो क्या कहलाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। अगला बिंदु, अगली लाइन हम लोग पढ़ेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है ना, कि जाति। अब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का निश्चित नाम की बात कर रहा था, अब यहां पर कह रहा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति को, बस समझ में आई, वो कह रहा है इसके जाति को। ठीक है ना, अगर जाति बताई जाए, उसकी जाति बताई जा रही है, जाति बताई जाए या समूह बताया जाए या वर्ग बताया जाए, ठीक है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति, समूह या वर्ग, ठीक है ना, वर्ग को क्या कहेंगे,
वर्ग को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। यहां पर आपने देखा होगा, ऊपर देखिए, व्यक्ति वस्तु स्थान के निश्चित नाम को हम क्या कहते थे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, अब इनकी जातियां अगर बताई जाए, किसी व्यक्ति की जाति बताई जाए, किसी वस्तु की जाति बताई जाए, किसी स्थान की जाति बताई जाए, या किसी स्थान का समूह बताया जाए, या किसी स्थान का वर्ग बताया जाए, वस्तु का वर्ग बताया जाए, व्यक्ति का वर्ग बताया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना। अब इन्हीं में इनके किसके, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के भाव अगर बताए जाएं, के भाव को क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आई? तो अब यहां पर मुख्य जो आपको भेद बताए गए थे संज्ञा के, वो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये तीन आपके मुख्य हैं। अब उसी में उपभेद आपको किसका बताया गया था? जाति का। इसलिए हमने सारी चीजें आपको पहले ही समझा दी हैं। ठीक है ना। अब जातिवाचक संज्ञाओं में अब आप कह सकते हो सोना अगर आ जाए, छोटी सी बात, सोना क्या है? सोना एक पदार्थ है। अब पदार्थ है, पदार्थ होगा तो कैसा होगा? क्योंकि आपने पदार्थवाचक और, ठीक है ना, पदार्थवाचक संज्ञा पढ़ी थी, तो पदार्थवाचक संज्ञा किस में पढ़ी थी? जातिवाचक संज्ञा में पढ़ी थी। ठीक है ना। पदार्थवाचक संज्ञा किस में पढ़ी थी? जातिवाचक संज्ञा के भेद में पढ़े थे। ठीक है। अब समूह की बात करें, तो समूह की बात करें, जैसे क्या है कि अध्यापक वर्ग, एक बात आवे, अध्यापक वर्ग शब्द लिखा गया है, अध्यापक वर्ग। अध्यापक वर्ग, तो अध्यापकों का एक समूह है। ये क्या है? अध्यापकों का एक समूह है, अध्यापकों का एक समुदाय है। ठीक है ना। तो वो किस में आ जाएगा? फिर जाति में आ जाएगा, क्योंकि अध्यापक एक मनुष्य है, मनुष्य भी जाति है। अब मनुष्यता, यहीं पर बात आएगी मनुष्य और मनुष्यता की। मनुष्य और मनुष्यता, मनुष्यता अर्थात मानवता। ठीक है ना। अब मानवता क्या हो जाएगी? वो अंतर्मन का भाव है, किसी व्यक्ति का अंतर्मन का भाव है, तो वो क्या कहलाती है? मानवता। तो मानवता कैसी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अब तो बात समझ में आ ही गई होगी हमको लगता है। ठीक है ना। तो मानवता, ठीक है ना। अब यहीं पर अगर वचन की बात कर ले, तो वचन की अगर बात करेंगे, अगर समूह आ गया, जातियां आ गई, वर्ग आ गया, ठीक है ना, तो वो कैसा हो जाएगा? वो तो बहुवचन हो ही जाएगा ना। अब अगर किसी व्यक्ति का निश्चित नाम हो, एक नाम होगा, एक व्यक्ति होगा, एक वस्तु होगा, एक स्थान होगा। ठीक है ना। अब जैसे उत्तर प्रदेश के जिलों का नाम, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के जिलों का नाम अगर कहा जाए, जैसे आगरा भी आपका एक जिला है, अभी चर्चा चल रही थी आगरा पर। आगरा क्या है? आगरा एक जिला है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये तो व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन अगर जिलों की बात करें, जनपदों की बात करेगा, तो वो कैसा हो जाएगा? ठीक है ना। समूह आ गया तो
बहुवचन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञाएं कैसी हो सकती हैं, बहुवचन में होंगी। कैसी होंगी, बहुवचन में होंगी। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कैसी होंगी, एक वचन में होंगी। इतनी बात तो समझ में आई होगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक वचन संज्ञाएं हैं, आगरा दिया गया है, आगरा कैसा है, एक वचन है, बहुवचन है, ठीक है ना। एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जा सकता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इस तरह से ऑप्शन मिलेगा। तो आगरा कैसा हो जाएगा, क्योंकि आगरा आपको पता होना चाहिए कि आगरा कैसा है, व्यक्तिवाचक है। अगर व्यक्तिवाचक होगा तो वो कैसा होगा, वो एक वचन में होगा, ठीक है ना। तो बात समझ में आई। जैसे भाववाचक संज्ञाएं आप कह सकते हो कि भाई अभी आपको बताया गया कि भाववाचक संज्ञाएं कैसी होती हैं, अदृश्य होती हैं, ठीक है ना। अदृश्य होंगी, जैसे मनुष्यता की बात करी गई, मानवता की बात की जाएगी। मानवता आपकी क्या है, अंतर्मन में जागृत होती है, अंतर्मन में होगी, ठीक है ना। अब बात आती जैसे करुणा की बात करें, भाई नाम तो आ गया, चलो ठीक है, नाम हो गया, स्थान हो गया, ये सब तो जान ही लेंगे। दया, दया कैसा होता है, दया का भाव आता है, ठीक है ना। करुणा, करुणा, करुणा का भी भाव आता है अंतर्मन में, ठीक है ना। करुणा, दया, मानवता, ठीक है ना। दुख, दुख एक छलकता है ना चेहरे से, ठीक है ना। चिंता, चिंता, चिंता दिखती है, ठीक है ना, वो अंतर्मन में है लेकिन, ठीक है ना। अंतर्मन से एक भाव उत्पन्न होता है, चिंता होती है व्यक्ति को, ठीक है ना। खुशी, खुशी जाहिर कर देता है तो दिखने लगता है, हंसने लगता है व्यक्ति, ठीक है ना। नहीं तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा अंतर्मन में ही बसा के रखते हैं, ठीक है ना। तो खुशी, ठीक है ना, दुख, सुख, मानवता, करुणा, दया, चिंता, ये सभी कैसी होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, ठीक है ना। एक बात अगर करें हम लोग किसकी, जातिवाचक संज्ञा की, तो जातिवाचक संज्ञा में एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो कि कौन सी ऐसी संज्ञा है, कौन सी ऐसी संज्ञा है जिसको बहुवचन के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है या जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है। तो वो कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक ही संज्ञा है जिसको बहुवचन, जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो जातिवाचक संज्ञाओं के बहुवचन बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसी कौन सी संज्ञा है जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, ये भी तो क्वेश्चन आपके सामने पूछ सकता है, ठीक है ना। तो अर्थात सदैव एक वचन में रहने वाली संज्ञा, सदैव एक वचन में रहने वाली संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक है, जो सदैव एक वचन में रहती है। और सदैव अगर एक वचन में होगी तो उसका बहुवचन तो बन ही नहीं सकता है, कतई नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो सदैव एक वचन में रहने वाली व्यक्तिवाचक, अर्थात जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, एक वचन नहीं रहेगा, व्यक्तिवाचक। जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है वह कैसी होंगी, जातिवाचक संज्ञाएं होंगी, ठीक है ना। अब अगर बात करें भाववाचक की, तो भाववाचक संज्ञा जो होती है, ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा तो वे सदैव एक वचन में ही होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं भी कैसी होती हैं, सदैव एक वचन में ही होती हैं। अब अगर एक वचन में होती है, अगर कहा जाए कि सर अगर इसको बहुवचन बना दिया जाए तो क्या होगा, ये बात नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। नोट करके लिखिएगा कि यदि भाववाचक, नोट करके लिखिएगा, यदि भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन बना दिया जाए यदि भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन बना दिया जाए तो वह
जातिवाचक संज्ञाएं मानी जाती हैं, तो वह जातिवाचक संज्ञाएं मानी जाती हैं। बात समझ में आई? कोई भी अगर भाववाचक संज्ञा आपके समक्ष आती है तो अगर उनका बहुवचन आप बनाते हो, ठीक है ना, तो वह हमेशा कैसी हो जाएंगी? वह हमेशा जातिवाचक हो जाती हैं। वे कैसी हो जाती हैं? जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए अब आप कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, अर्थात भाववाचक संज्ञाएं बहुवचन में प्रयोग नहीं की जाती हैं। बहुवचन में अगर कोई भी संज्ञा प्रयोग की जाएगी तो वो कैसी होगी? जातिवाचक संज्ञाएं होगी। ठीक है ना? चलिए, जैसे अब कुर्बानी, ठीक है ना, कुर्बानी का एक भाव अंतर्मन में उत्पन्न होता है। ठीक है ना, तो कुर्बानी जो होगी वो कैसी संज्ञा हो जाएगी? वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना, कुर्बानी कैसी होगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। आज हम लोगों ने चर्चा किया है किस पर? संज्ञा शब्द पर। ठीक है ना, अब इसी क्रम में आप लोगों को संज्ञा के बाद सर्वनाम आपको लगभग 3 पार्ट में, 2 से 3 पार्ट में सर्वनाम शब्द देखने को मिलेंगे। विशेषण शब्द लगभग 4 पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो हमने एक बताया ना, आपसे वादा किया है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं होगा जो आप इस प्लेटफॉर्म पर नहीं पढ़े होंगे। वो चीजें आज आपको समझ में आ ही गई होंगी कि क्या पढ़ाया गया और एग्जाम में क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। ये टॉपिक खत्म होंगे तो हम लोग बताएंगे, अगले बिंदु पर पहले चर्चा करेंगे कि कौन कौन से शब्द जातिवाचक होते हैं, कौन कौन से शब्द भाववाचक होते हैं, कौन कौन से शब्द व्यक्तिवाचक होते हैं, पदार्थवाचक होंगे और समूहवाचक होंगे। इस पर एक वीडियो हम लोग बना लेंगे, जिसको उसको पढ़ करके हम लोग एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना कि जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो शब्द हमारे जहन में होगा तभी हम उसका उत्तर दे पाएंगे। तो बहुत अच्छा, आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे। और जब भी आपको फिर से पुनः आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, सीक्वेंस में नहीं देखेंगे, तारतम्यता नहीं बनाएंगे, तब तक आपकी समझ में नहीं आने वाला है। ये व्याकरण है। व्याकरण एक गणितीय होता है। जैसे गणित में एक टॉपिक आपने समझा, दूसरा टॉपिक नहीं समझा, तो एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से रिलेटेड होता है। जैसे अभी आपको बताया ना कि शब्द विचार के प्रमुख बिंदु आपको बताए गए, उन बिंदुओं से रिलेटेड ही तो रहा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया। ठीक है ना, तो उसी सीक्वेंस में आपका चलेगा। तो आप लोग बने रहें, चैनल पर बने रहेंगे तो आपको सारी चीजें देखने को मिलेगी। सारे एग्जाम के सारे क्वेश्चंस इसी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।